हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम सिविल प्रोसीजर कोड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेक्शन 11 कवर करने वाले हैं। इसे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा भी कहा जाता है। साथ ही हम इस सेक्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने से कि रेस जुडिकाटा होता क्या है। रेस जुडिकाटा एक लैटिन टर्म है जिसका इंग्लिश मीनिंग मैटर वंस एडजुडिकेटेड कैन नॉट बी री एडजुडिकेटेड होता है। मतलब कोई मैटर अगर किसी कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है तो उस मैटर को दोबारा किसी और कोर्ट में एडजुडिकेट नहीं करवा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लाने का दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला कि किसी जुडिशियल डिसीजन को फाइनल और कंक्लूसिव बनाना, और दूसरा किसी पर्सन को मल्टीपल लिटिगेशन से बचाना है। जैसे कि मान लो अगर आपने किसी कोर्ट में कोई सूट फाइल किया है किसी लैंड को अक्वायर करने के लिए, लेकिन कोर्ट आपके खिलाफ जजमेंट देते हुए यह हेल्ड करती है कि उस लैंड पर आपका कोई राइट्स नहीं है, तो आप इस मैटर को दोबारा किसी और कोर्ट में नया सूट फाइल करके सुनवाई नहीं करवा सकते। हालांकि यह मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको बताया है, पर इसी वीडियो में आगे आपको इस कॉन्सेप्ट का सही स्कोप पता चल जाएगा। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को हमारे इंडियन लॉ में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 11 में डाला गया है। यह सेक्शन एक प्रोहिबिटरी प्रोविजन है जिसमें किसी भी कोर्ट को ऐसे सूट या इशूज का ट्रायल करने से प्रोहिबिट किया गया है जिसका मैटर इन इशू किसी ऑलरेडी डिसाइडेड केस में डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम मैटर इन इशू था। लेकिन इसके लिए दोनों सूट्स में या तो पार्टीज सेम होने चाहिए या केस का टाइटल सेम होना जरूरी है। अब अगर हम इस सेक्शन की इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले दो सूट का होना जरूरी है जिसमें एक ऑलरेडी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा चुका है। दूसरी बात, दोनों सूट में सेम मैटर इन इशू है। तीसरा कि दोनों सूट में या तो पार्टी सेम है या दोनों सूट का टाइटल सेम है। अब आपको यह पता चल गया कि सेक्शन 11 ऐसे सूट या इशूज को ट्रायल करने से कोर्ट को प्रोहिबिट करती है जिसका मैटर इन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशियली किसी ऑलरेडी डिसाइडेड केस में एडजुडिकेट किया जा चुका है, और अगर दोनों केस का टाइटल सेम है या पार्टीज सेम है। तो चलिए अब इस सेक्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं जो कि 1974 में इफ्तिकार अहमद वर्सेज सैयद मेहरबान अली के केस में दिया गया था। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेस जुडिकाटा को एक ऐसे केस में अप्लाई किया जिसके दोनों कॉन्टेस्टिंग पार्टीज प्रीवियसली डिसाइडेड केस में को प्लेंटिव्स थे। अब अगर इस केस की फैक्ट्स की बात करें तो इस केस में एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिस पर दोनों पार्टी अपीलेंट और रेस्पोंडेंट दोनों अपना टाइटल क्लेम कर रहे थे, पर डिस्ट्रिक्ट जज ने अपीलेंट के फेवर में ऑर्डर दिया इस ग्राउंड पर कि हाईकोर्ट ने ऑलरेडी एक केस में जजमेंट पास किया हुआ है इसी इशू पर जो कि इस केस पर भी अप्लाई होगा। मतलब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। हालांकि पहले वाले केस में अभी के दोनों कंटेस्टिंग पार्टीज को प्लेंटिव्स रहते हैं, फिर भी कोर्ट उस डिसीजन को इस केस पर अप्लाई करने का ऑर्डर देती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज का यह ऑर्डर हाईकोर्ट के द्वारा सेट असाइड कर दिया जाता है और हाईकोर्ट यह कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। फिर जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपीलेंट के फेवर में जजमेंट देते हुए हाईकोर्ट की ऑर्डर को सेट असाइड कर देती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर 3 ऐसी कंडीशंस बताती है जिनके फुलफिल होने पर किसी भी अर्लियर जजमेंट को एज ए रेस जुडिकाटा अप्लाई किया जा सकता है किसी को प्लेंटिव्स या को डिफेंडेंट्स के बीच में। पहला कंडीशन ये है कि दोनों को डिफेंडेंट्स या को प्लेंटिव्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा कंडीशन ये है कि इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करना जरूरी हो अदर कंटेस्टिंग पार्टी को रिलीफ देने के लिए। और लास्टली कोर्ट ने इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड कर दिया हो। और इस केस में यह तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो प्रीवियस जजमेंट था वह यहाँ पर एज ए रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लॉर्ड साइमन का एक स्टेटमेंट भी रेफर करते हैं जो कि चंदूलाल वर्सेज खलीलुर रहमान के केस में दिया गया था। इस केस में लॉर्ड साइमन्स ने यह ऑब्जर्व किया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा वैसी पार्टी पर भी अप्लाई होगी जिन्होंने प्रीवियस सूट में अपने केस को कंटेस्ट नहीं किया, अगर ये प्रूव हो जाता है कि उस पार्टी को नॉलेज था कि इस इशू का ट्रायल हो रहा है। तो चलिए अब हम इस सेक्शन से रिलेटेड दूसरा लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं। इस सेक्शन से रिलेटेड दूसरा लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज नवाब हुसैन के केस में दिया था। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का रेट पेटिशन के ऊपर एप्लीकेबिलिटी की बात की थी।
अब इस केस के फैक्ट्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जनरल रेस जुडिकाटा का ही एक एम्पलीफाइड वर्जन है, जिसमें किसी सेट ऑफ फैक्ट से रेज होने वाला एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन को अलग अलग सूट में रेज करने से प्रोहिबिट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर किसी फैक्ट्स के बेसिस पर एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन रेज हो रहा है तो सबका ट्रायल एक ही सूट में करवाना जरूरी है। तो चलिए अब इस केस की फैक्ट्स पर आते हैं। इस केस में हुआ ये था कि जो रेस्पोंडेंट है नवाब हुसैन, वो यूपी पुलिस में एक एसआई रहते हैं। अब उनके ऊपर कुछ करप्शन का चार्ज लगता है तो यूपी पुलिस के डीआईजी इनको सर्विस से डिसमिस कर देती है, जिसके खिलाफ रेस्पोंडेंट पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं इस ग्राउंड पर कि सर्विस से डिसमिस करने से पहले उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी उनके ऊपर लगे एलिगेशंस को डिफेंड करने के लिए, पर हाई कोर्ट इनके पिटीशन को डिसमिस कर देती है। फिर नवाब हुसैन पहुंचते हैं सिविल कोर्ट में सूट फाइल करने। हालांकि इस बार इनका सूट फाइल करने का ग्राउंड ये था कि आर्टिकल 311 के तहत रेस्पोंडेंट को उनके सर्विस से वही अथॉरिटी डिसमिस कर सकती है जो अथॉरिटी इनको अपॉइंट करती है, और क्योंकि रेस्पोंडेंट को आईजी ऑफ यूपी पुलिस ने अपॉइंट किया था तो डीआईजी के पास इन्हें डिसमिस करने की अथॉरिटी नहीं है। यहाँ अपीलेंट का प्राइम कंटेंशन ये होता है कि रेस्पोंडेंट का जो मैटर इन इशू है वो ऑलरेडी हाईकोर्ट ने रेस्पोंडेंट के रिट पिटीशन में डिसाइड कर चुकी है, इसीलिए यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और सिविल कोर्ट इस इशू को दोबारा ट्रायल नहीं कर सकती। हालांकि ट्रायल कोर्ट रेस्पोंडेंट का केस तो डिसमिस कर देती है, पर अपीलेंट का ये कंटेंशन कि हाईकोर्ट का जजमेंट इस केस पर रेस जुडिकाटा लगेगा, इसको रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद रेस्पोंडेंट इसे हाईकोर्ट में अपील करता है जो अलाउ भी कर दी जाती है। फिर ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है, जहां सुप्रीम कोर्ट अपीलेंट के फेवर में जजमेंट देती है और ये हेल्ड करती है कि हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर इस सूट के ट्रायल को बार करती है, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देवीलाल मोदी केस, अमालगमेटेड कोलफील्ड्स केस एंड गुलाब चंद केस को रेफर करते हुए कहा कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा रिट पिटीशन पर भी एप्लीकेबल होता है और इसीलिए ये अपील भी अलाउ कर देती है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम तीसरा जजमेंट देखते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में बालकृष्णा वर्सेज कमिश्नर कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास के केस में दिया था। ये केस भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से ही रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी के ऑर्डर 2 के रूल 2 को रिस्पोंडेंट के द्वारा फाइल किए गए रिट पिटीशन पर अप्लाई किया था। ऑर्डर 2 के रूल 2 में बेसिकली ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन किसी एक कॉज ऑफ एक्शन से रेज होने वाले सभी रिलीफ्स को क्लेम करने के लिए एक ही सूट फाइल कर सकता है। हालांकि इस प्रोविजन में सूट मेंशन किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिट पिटीशन पर भी अप्लाई किया है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के थ्रू आया था, जिसमें पिटिशनर रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू करवाना चाहते थे, इस डायरेक्शन के साथ कि पिटिशनर का कैंटीन प्रीमाइसेज को रीस्टोर किया जाए, जो कि रिस्पोंडेंट बिना किसी प्रीवियस नोटिस के सीज कर रखा था। यहाँ पर रिस्पोंडेंट का मेन कंटेंशन ये होता है कि पिटिशनर बालकृष्णा ने तो ऑलरेडी सिटी सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया था, जिसके डिसीजन में कोर्ट ने उस प्रीमाइसेज से अपना सामान रिकवर करने का तो ऑर्डर दिया था, पर कैंटीन रीस्टोर करने की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था। तो पिटिशनर फिर से उसी कॉज ऑफ एक्शन को रेज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी रिस्पोंडेंट के इस कंटेंशन से एग्री करती है और पिटिशन को डिसमिस कर देती है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।